A very good morning to all of you. Myself, Amjad Hussain. So today we are going to discuss about cell cycle checkpoints. As we have already discussed the cell cycle and the different cyclines and CDK and their regulation and how they are regulated during the progression of cell cycle from one phase to another phase. So today we are going to discuss about cell cycle checkpoints. ठीक है, तो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? तो आपने अभी देखो, हमारा ये जो चल रहा है दैट इज़ द पेंडेमिक जो चल रहा है कोरोना वायरस में, तो पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है। ठीक है, सो यू हैव सीन मैनी पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट staying at different streets for the proper check of people who have permissions to move to and fro। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जिनके पास परमिशन है तो सिर्फ उनको ही छोड़ा जाता है, जिनके पास परमिशन नहीं है उनको जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही तो वो क्यों है? क्योंकि एक प्रॉपर सेफ्टी हो। ठीक है, और लोग घर से बाहर ना निकले और वही लोग निकले जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो वैसे ही सेल में भी क्या रहता है, ऐसे चेक पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, जो चेक करते हैं, रोकते हैं लोगों को, चेक करते हैं कि हाँ सेल को कि हाँ ये प्रॉपरली डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं, डीएनए डैमेज तो नहीं है। ठीक है, तो वो सब चेक करने के बाद फिर उस सेल को आगे एक फेज से दूसरे फेज में मूव करने की इजाज़त देते हैं। जैसे कि अभी कोरोना में चल रहा है कि जिसके पास परमिशन होगा उसको ही आगे जाने की इजाज़त है। ठीक है, क्योंकि वो किसी इम्पोर्टेंट काम से वो अपनी ड्यूटी करने के लिए जा रहा होगा। ठीक है, तो सिर्फ जो पुलिस वाले हैं उसको चेक करते हैं, उनके जो लाइसेंस है या जो भी परमिशन लेटर है उसको चेक करते हैं, फिर उनको आगे जाने की इजाज़त देते हैं। तो वैसे ही हमारे सेल साइकिल में भी कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स हैं। ठीक है, जहाँ पे हमको रोका जाता है, जहाँ पे सेल को रोका जाता है, देखा जाता है कि सेल में कोई डैमेज तो नहीं है। तो मेनली कौन से डैमेज देखे जाते हैं? जो डीएनए में है, क्योंकि डीएनए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो आगे इनहेरिट होगा किसमें? जब सेल डिवाइड्स होंगे तो डॉटर सेल्स में। ठीक है, तो इसलिए उसका चेक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो चेक पॉइंट्स है वो देखते हैं कि कोई डीएनए अनरेप्लिकेटेड तो नहीं रहा। अगर जी2 फेज़ और एस फेज़ का साइक्लिंग चेक पॉइंट होगा तो वो इंश्योर करेंगे कि डीएनए फुल्ली रेप्लिकेट हो, प्रॉपर्ली रेप्लिकेट हुआ हो और उस डीएनए में कोई डैमेज ना हो। ठीक है, अगर जी1 का चेक पॉइंट होगा तो वो इंश्योर करता है कि कोई डैमेज डीएनए तो नहीं है। अगर कोई डैमेज डीएनए होगा तो वो सेल साइकिल को वहीं पे रोक देगा, जी1 फेज़ में या जी एस फेज़ में या जी2 फेज़ में, जो भी चेक पॉइंट्स है वो उसको उसी फेज़ में रोक देगा और या उसका प्रॉपरली रिपेयर होने देगा। जो डीएनए डैमेज हुआ है उसका रिपेयरिंग के बाद ही फिर उसको आगे मूव ऑन होने की परमिशन उसको मिलेगा। ठीक है, सो दीज चेक पॉइंट्स इंश्योर दैट the there will be no any DNA damage or unreplicated DNA or misaligned DNA in the in the cell। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ उनको डैमेज दिखेगा तो वो सेल को उसी फेज में रोक देगा। दे halt the cell cycle at that stage। ठीक है, so we are going to study about this cell cycle check points। ठीक है, तो अभी अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। वन इज डीएनए डैमेज check point and the second is spindle check point। तो ये दो टाइप्स के चेक पॉइंट्स हैं। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट इज डीएनए डैमेज चेक पॉइंट एंड सेकंड इज़ द स्पिंडल चेक पॉइंट। तो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम जीवन की बात करेंगे तो किसी वजह से, किसी रीज़न से, ठीक है, कोई फिज़िकल रीज़न से या किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या कोई रेडिएशंस की वजह से अगर हमारे डीएनए में कुछ डैमेज आ गया, जैसे कि सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक निक आ गया या डबल स्ट्रैंड ब्रेक आ गया, तो उस टाइम पे अगर वो डैमेज रिपेयर नहीं हुआ और वो आगे रेप्लिकेशन में चला गया, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स का क्या हो सकता है? रिप्लेसमेंट हो सकता है।
ठीक है, या वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का डिलीशन या डुप्लीकेशन भी हो सकता है, ठीक है, इंसर्शन हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें पता है अगर हमारे डीएनए में ऐसे कुछ चेंजेस आ गए तो वो बाद में जो एमआरएनए है उसमें एक्सप्रेस होगा, देन एमआरएनए के बाद वो प्रोटीन में एक्सप्रेस होगा, तो प्रोटीन में एक्सप्रेस होगा तो वो क्या पता वो प्रोटीन अनअफेक्टेड होगा, डिफेक्टेड होगा, ठीक है, या वो प्रोटीन हाइपर एक्टिव होगा, ठीक है। तो हमें जैसे हमको पता है फॉर एग्जांपल जो सिकल सेल अनीमिया है वहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से पूरा जो प्रोटीन जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे एक जो अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। एक अमीनो एसिड के चेंज की वजह से वहाँ पे जो बीटा चेन है वो फॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से तो जो आपका ब्लड सेल है वो सिकल शेप में हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक सिंगल चेंज भी हमारे न्यूक्लियोटाइड में आ गया तो वो हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ डिफेक्ट दिखा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चेक पॉइंट वो इंश्योर करता है कि जो डीएनए डैमेज हुआ है तो वो रिपेयर हो जाए, इसके बाद वो आगे फॉरवर्ड हो वो सेल साइकिल, ठीक है। अगर वहाँ पे डैमेज अगर हुआ होगा और अगर वो रिपेयर नहीं होगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा और वो नेक्स्ट जनरेशन में वो डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो प्रॉपरली इंश्योर करते हैं कि डैमेज अगर हुआ है तो उसका रिपेयरिंग हो, अगर रिपेयरिंग नहीं हो सकता है तो वो सेल को अरेस्ट कर लेते हैं और वो सेल फिर एपोप्टोसिस में, दैट इज़ द सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ में चला जाता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये जो चेक पॉइंट्स है वो प्रॉपरली हमारा जो सेल साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है, उसको चेक करता है। देन उसके बाद जो जिसमें कोई डैमेज नहीं हुआ हो उन सेल्स को वो आगे जाने की इजाज़त देता है, ठीक है। सो मैंने आपको अभी बताया कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चेक पॉइंट, दैट इज़ द डीएनए डैमेज चेक पॉइंट एंड स्पिंडल चेक पॉइंट, ठीक है। तो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट आपको नाम से पता चल रहा है डीएनए डैमेज, ठीक है। अगर डीएनए में कोई डैमेज होगा, डीएनए में कोई डैमेज होगा तो वो उसको चेक करता है, ठीक है। तो डीएनए डैमेज तो या तो निक, दैट इज़ द सिंगल स्ट्रैंड कट हम जिसको बोलेंगे, ठीक है, या तो कट कट नहीं ब्रेक, ठीक है, ब्रेक, दैट इज़ द डबल स्ट्रैंड कट। तो ये चेक करता है कौन से ये जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। और दूसरा अनरेप्लिकेटेड डीएनए, अगर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ होगा प्रॉपरली तो वो सेल वो उसी फेज़ में या इस फेज़ में या G2 फेज़ में रहेगा, ठीक है, वहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा। कब? जब तक जो डीएनए है वो फुल्ली रेप्लिकेट ना हो, ठीक है, या वो डीएनए जब तक उनका रिपेयर ना हो, ठीक है। सो इस डीएनए डैमेज चेक पॉइंट में ये दो चीज़ें आती है, दैट इज़ द निक, दैट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड कट। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो दिस इज़ द सिंगल स्ट्रैंड कट, और दूसरा है ब्रेक, जब दोनों साइड पे ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो ये डीएनए डैमेज चेक पॉइंट करता है। और तीसरा अनरेप्लिकेटेड डीएनए, अगर डीएनए का फुल्ली रेप्लिकेशन नहीं हुआ होगा तो ये जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट है वो सेंस कर लेता है कि या तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड कट है या सिंगल स्ट्रैंडेड कट है या अनरेप्लिकेटेड डीएनए है, देन वो उस सेल को उसी फेज में अरेस्ट कर देता है, ठीक है। अगर हम डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो ये मेनली तीनों फेजेस में पाए जाते हैं, दैट इज़ द G1 फेज, S फेज और G2 फेज में, ठीक है। G1 फेज का जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट है, इट इंश्योर या इट चेक्स द सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड डीएनए डैमेजेस, ठीक है। अगर सिंगल स्ट्रैंड कट होगा या डबल स्ट्रैंड कट होगा तो वो G1 का जो चेक पॉइंट है वो चेक करता है। G1 का जो चेक पॉइंट है वो अनरेप्लिकेटेड डीएनए को चेक नहीं कर पाता है, क्योंकि G1 फेज में अभी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो रेप्लिकेशन कब स्टार्ट होगा? S फेज के बाद। तो जो S फेज के जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स है वो ये जो सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड है उसको भी चेक करेगा, और साथ में जो अनरेप्लिकेटेड डीएनए है उसको भी चेक करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों प्रॉपरली हुए होंगे या रेप्लिकेशन अच्छे से हुआ है और वहाँ पे कोई डीएनए डैमेज नहीं है तो वो जो चेक पॉइंट है उसको एस फेज से
सेल को आगे G2 फेज़ में एंटर होने की इजाज़त देगी, ठीक है। तो वैसे ही G2 पॉइंट का है वो भी सेम है, वो भी अनरेप्लिकेटेड डीएनए और जो डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड जो कट है उसको चेक करता है। अगर ये चीज़ें उसको देखने को मिली कि हाँ G2 फेज़ में डबल स्ट्रैंडेड कट है या सिंगल स्ट्रैंडेड कट है या अनरेप्लिकेटेड डीएनए है, तो वो उसको G2 फेज़ में अरेस्ट कर देगा, ठीक है। सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा किसमें, इन फेजेस में, और वो सेल साइकिल आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। सी दिस फ्रॉम दिस डायग्राम दैट there is a checkpoint in G1 phase which only checks the DNA damaged DNA, that is a single stranded double stranded break. Then there is a checkpoint in S phase in which they ensures the unreplicated DNA and damaged DNA ठीक है, should be repaired, or there should be replication of the whole DNA. Okay, then there's in the third stage, that is a G2 phase, there is another checkpoint which ensures the unreplicated or DNA damage should not be processed towards the M phase. तो ये तीनों चेक पॉइंट्स क्या देखते हैं, जो डीएनए डैमेज होगा या डीएनए में अनरेप्लिकेटेड डीएनए होगा, वो जो सेल्स है वो आगे प्रोग्रेस ना कर सके और वहीं पे सेल साइकिल अरेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये होता कैसे है, कैसे वहाँ पे जो ये सेल साइकिल है अरेस्ट हो जाता है, कौन से मैकेनिज़्म से, कौन से प्रोसेस से, जो हमारा जो चेक पॉइंट से वो चेक करता है कि वहाँ पे अनरेप्लिकेटेड डीएनए है या जो डैमेज डीएनए है वो वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। देन उसके बाद वो किस मैकेनिज़्म से वहाँ पे सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये चेक पॉइंट्स क्या करते हैं, दीज चेक पॉइंट्स minimize the occurrence of such mistakes in सेल इवेंट्स, ठीक है। तो वो मेनली क्या करता है, इंश्योर करता है कि जितना हो सके सेल में जो मिस्टेक्स है वो कम हो, ठीक है, और उसके बाद वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड हो। अगर मिस्टेक्स होने के बाद वो आगे जनरेशन में फॉरवर्ड हुआ तो आगे जनरेशन में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स या आपको डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो सेल है वो प्रॉपरली इंश्योर करता है कि ऐसे कोई डैमेजेस या ऐसे कोई मिस्टेक्स ना हो हमारे सेल साइकिल में, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे इन फ्यूचर जाके नेक्स्ट जो डॉटर सेल्स है उनमें ऐसे डिफेक्ट देखने को मिले, ठीक है। तो ये एक रेगुलेटेड मैनर में होता है, ठीक है। तो हमने जैसे देखा था साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जैसे रेगुलेटेड मैनर में है, वैसे ही ये जो चेक पॉइंट्स है वो भी हमारे सेल साइकिल को रेगुलेट मैनर में क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे जो फर्स्ट है दैट इज़ द डीएनए डैमेज check point. So we have already discussed that these checkpoints are present in G1 phase, S phase and G2 phase. So in these phases the DNA damage, that is the मैंने जो DNA damage कौन से टाइप के DNA damage होते हैं, that is the single stranded nick, ठीक है। अगर एक स्ट्रैंड पे कट लगा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, निक बोलते हैं, और अगर दोनों स्ट्रैंड पे कट लगा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, और तीसरा है दैट इज़ द अनरेप्लिकेटेड डीएनए। तो ये तीनों जो चेक पॉइंट्स है वो इन तीन चीज़ों पे क्या क्या रखता है, नज़र रखता है। अगर ये चीज़ें उनको दिखी तो वो सेल साइकिल को क्या करते हैं, अरेस्ट कर देते हैं, ठीक है, उसी पर्टिकुलर स्टेज में जहाँ पे वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, वो G1 फेज़ के चेक पॉइंट्स चेक करता है, और ये दो तीनों चीज़ों को चेक करता है एस फेज़ और G2 फेज़ के चेक पॉइंट्स, ठीक है। तो एक्चुअली दिस डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स प्लेस अ critical role in maintaining the integrity of the genome
genome by arresting cell cycle progression in response to damage or incompletely replicated DNA. Okay, so what does the checkpoint do? They plays a critical role in maintaining the integrity of the genome by arresting cell cycle progression in response to damage or incompletely replicated DNA. तो वो क्या करते हैं? दे मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ जीनोम. ठीक है, तो अगर जीनोम में थोड़ा सा भी चेंजेस आ गया तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत या उस पर्टिकुलर सेल में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स दिखा सकता है. तो उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो चेक पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय अरेस्टिंग दो सेल्स इन पर्टिकुलर फेजेस. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर फेज में उसको अरेस्ट कर देता है. ठीक है, जिससे सेल साइकिल प्रोग्रेस नहीं हो पाता है एंड ठीक है, तो वो किन चीज़ों से अरेस्ट होगा? जब वो जो चेक पॉइंट से वो डैमेज डीएनए या इनकम्प्लीटली रेप्लिकेटेड डीएनए को डिटेक्ट करेगा. ठीक है, सो these cell cycle checkpoints which are operative in G1 phase, S phase and G2 phase of the cell cycle serve to halt cell cycle progression. ठीक है, तो वो सेल साइकिल को रोक देता है. ठीक है, एंड अलाउ टाइम फॉर द डैमेज टू बी रिपेयर्ड. ठीक है, तो टाइम वहाँ पे मिलता है उन जो डीएनए डैमेज जिस हुए उनको रिपेयर होने के लिए. ठीक है, बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन प्रोसीड. ठीक है, बिफोर रेप्लिकेशन होने से पहले और सेल साइकिल कंप्लीट होने से पहले ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है. ठीक है, तो या फिक्स हम बोल सकते हैं या रिपेयर हो जाती हैं. ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट डॉटर सेल्स में इनहेरिट नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो डैमेजेस हैं वो सब रिपेयर हो जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए जो सेल साइकिल है वो अरेस्ट हो जाता है पर्टिकुलर फेजेस में ताकि उनको टाइम मिल जाए ये इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए या इन डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए. सो ये जो सेल साइकिल अरेस्ट है एट डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, इसको इनिशिएट कौन करता है? दो प्रोटीन्स हैं, एक है एटीएम और दूसरा है एटीआर. एटीएम को हम बोलते हैं एटैक्सिया टेलेंगेक्टेशिया म्यूटेटेड. ठीक है, और दूसरा है एटीएम एंड रैट 3 रिलेटेड प्रोटीन काइनेसिस. ठीक है, तो ये जो दो प्रोटीन काइनेसिस हैं, ठीक है, काइनेसिस आपको यहाँ पे नाम आ रहा है काइनेसिस, तो ये क्या करते होंगे? ये फॉस्फोराइलेट करते हैं. किसको फॉस्फोराइलेट करते हैं? जो इनका टारगेट प्रोटीन्स हैं. ठीक है, तो एटेक्सिया टेलेंगेक्टेशिया म्यूटेटेड और एटीएम एंड रैट रिलेटेड प्रोटीन, ये दो प्रोटीन काइनेसिस हैं. ठीक है, ये सेल साइकिल को अरेस्ट करता है. ठीक है, जब ये डिटेक्ट करता है कि डीएनए डैमेज है या डीएनए अनरेप्लिकेटेड है. ठीक है, तो ये कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे. तो जो एटीएम है इट सेंस डबल स्ट्रैंड ब्रेक. ठीक है, और जो एटीआर है इट्स एक्टिवेटेड बाय सिंगल स्ट्रैंड निक और अनरेप्लिकेटेड डीएनए. तो ये आप चीज़ याद रखो. ठीक है, जो एटीएम है वो कब एक्टिवेट होगा? जब वो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक को डिटेक्ट कर लेगा. और जो एटीआर कब एक्टिवेट होगा? जब वो सिंगल स्ट्रैंड निक या अनरेप्लिकेटेड डीएनए को सेंस करेगा. जब ये दोनों चीज़ें होंगी
एक सेल में, तो ये दो एटीएम और एटीआर जो प्रोटीन काइनेजेस हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, जब डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड निक होगा, तो ये अगर ये चीज़ें होंगी तो ये दोनों एटीएम और एटीआर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो एटीएम है वो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक को भी डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो सिंगल को भी कर सकता है और डबल को भी कर सकता है। बट एटीआर सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड निक को डिटेक्ट करता है और अनरेप्लिकेटेड डीएनए को डिटेक्ट करता है। जब ये चीज़ें होंगी, या सिंगल स्ट्रैंडेड निक या अनरेप्लिकेटेड डीएनए, तब एटीआर एक्टिवेट होगा। ठीक है, दिस विल एक्टिवेट द एटीआर एंड दिस विल एक्टिवेट द एटीएम। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन काइनेसिस एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये दोनों एक्टिवेट होंगे तो अब ये एक्टिवेट होने के बाद करते क्या है? ठीक है, व्हेन दीज टू प्रोटीन काइनेसिस गेट्स एक्टिवेटेड, दे एक्टिवेट द चेक पॉइंट काइनेसिस चेक 2 एंड चेक 1। ठीक है, अगर हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के थ्रू अगर हम दिखाएंगे तो इट्स लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए है हमारा। ठीक है, there is a double stranded break. Okay, so it will activates our protein. Which protein? I have already told you, that is the ATM. So this ATMs gets activated when there is a double stranded break. Double stranded break. So if we talk about single stranded break, single stranded nick or unreplicated DNA, there is single stranded nick or there is single stranded DNA and unreplicated DNA, so it will activates the ATR. This ATM and ATRs when gets activated, so they cause the activation of two cell checkpoint protein, that is CHK1 and CHK2. These are two proteins which gets activated when ATM and ATRs are activated. This ATM and ATR, which are serine threonine protein kinases, which belongs to class 4 of phosphoinositide 3 kinase related kinase. So when these ATM and ATR gets activated, they phosphorylate the CHK2 and CHK1. Okay, so when these two proteins, which are CHK1 and CHK2, these got phosphorylated, so both of these kinases gets activated. ये दोनों क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये दोनों एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे? So these further phosphorylate two phosphatases, that is CDC25A and CDC25C. CDC25A एंड CDC25C। तो जब ये दोनों एक्टिवेट होंगे, ठीक है, जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये दो और प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट कर देगा। जो CHK2 है मेनली वो किसको फॉस्फोराइलेट करता है? वो करता है CDC25A को। और जो CHK1 है वो मेनली फॉस्फोराइलेट करता है किसको? CDC25C को। जब ये दोनों प्रोटीन्स फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे तो फॉस्फोराइलेट होने के बाद ये दोनों इनएक्टिवेट हो जाते हैं।
एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप याद करो, कल मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सीडीके का रेगुलेशन था उसमें आपने सीडीसी 25 का रोल देखा होगा। तो सीडीसी 25 क्या करता है, सीडीसी 25 जो फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं किस पे, 14 और 15 जो अमीनो एसिड है सीडीके के, ठीक है। तो अगर हम एक बार फिर से वो देखेंगे, यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देखो जो ये 14 और 15 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, ये जो ग्रुप है इसको हटाता कौन है, इसको हटाता है सीडीसी 25। सीडीसी 25 इस ग्रुप को हटाता है। जब ये दोनों फॉस्फेट हट जाएंगे तो ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि सीडीसी 25 का जो रोल है कहाँ पे है, इन एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। जब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक्टिवेट होंगे तो वो सेल साइकिल को प्रोग्रेस करेगा फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, ठीक है। तो इनका रोल क्या है, जब ये एक्टिव होंगे तो ये मेनली सीडीके को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। जब ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो वो सीडीके को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे और वो सीडीके फंक्शन नहीं कर पाएगा, एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, तो वो सेल साइकिल वहाँ पे रुक जाएगा जिस फेस में हो, ठीक है। तो हम ऐसे बात करेंगे तो नॉर्मली जो सीडीसी 25 है वो किसको एक्टिवेट करता है, नॉर्मली वो एक्टिवेट करता है सीडीके 2 को, और जो सीडीसी 25C है वो किसको एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है सीडीके 1 को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो सीडीके 2 जिस फेस में होगा तो वो फेस क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। मतलब वो फेस मतलब सेल साइकिल उस फेस से आगे पास ऑन होगा। बट जब ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे सीडीके 2, ठीक है, तो हम नॉर्मली हम बात करेंगे सीडीके 2 की। तो सीडीके 2 किसके साथ कंबाइन होता है, आपको पता है सीडीके 2 विल फॉर्म कम्प्लेक्स विथ साइक्लिन, दैट इज साइक्लिन ए और ई, किसके साथ, साइक्लिन ए और साइक्लिन ई। तो हमको पता है साइक्लिन ए किस फेज़ में आता है, साइक्लिन ए और साइक्लिन ई अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से फेज़ में आता है, दैट इज़ द G1 एंड एस फेजेस, ठीक है। तो जी ये आता है G1 में, ठीक है, G1 या G2 ट्रांजिशन में, और साइक्लिन आता है किस में, एस फेज़ में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर सीडीके 2 इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, जब ये इनएक्टिवेट होगा तो जो सेल साइकिल है वो अरेस्ट हो जाएगा किस में, एस फेज और G1 फेज में, ठीक है। सो इस अल्टीमेटली कॉज हम ऐसे दिखा सकते हैं G1 एंड एस फेज सेल अरेस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो सीडीके 2 है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सीडीसी 25 अगर इन अंडर फॉस्फाइलेशन फॉर्म इट इज़ एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट होता है जब ये अगर हम नॉर्मल बात करेंगे, यहाँ इसको छोड़ो आप, जब ये नॉर्मल होता है तो ये क्या करता है, ये सीडीके 2 को फॉस्फोराइलेट करता है, डिफॉस्फोराइलेट करता है। जब सीडीके 2 डिफॉस्फोराइलेट होगा तो ये एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव होगा तो वो साइक्लिन एस फेज और G2 के जो साइक्लिन है उनके साथ कंबाइन होके सेल साइकिल को G1 फेज और एस फेज से प्रोग्रेस करके लेके जाता है। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये जो CHK2 है वो क्या कर रहा है, इस CDC 25A को फॉस्फोराइलेट कर रहा है या फॉस्फोराइलेट कर रहा है। जब ये फॉस्फोराइलेट होगा तो इट गेट्स इनएक्टिवेटेड, जब ये इनएक्टिवेट होगा तो ये CDK2 को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। जब CDK2 एक्टिवेट नहीं होगा तो साइक्लिन के साथ कंबाइन होके वो सेल साइकिल को G1 और एस फेज से आगे प्रोग्रेस करके नहीं लेके जा पाएंगे, तो जिसकी वजह से जो सेल साइकिल है वो G1 और एस फेज में अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। या G1 अगर वो सेल साइकिल G1 में होगा तो G1 में अरेस्ट हो जाएगा डैमेज, अगर डैमेज G1 में होगा तो G1 में अरेस्ट हो जाएगा, अगर डैमेज एस फेज में होगा तो वो एस फेज में अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ATR की बात करेंगे तो ATR क्या करता है, मेनली चेक 1 को फॉस्फोराइलेट करता है। जब
चेक वन फॉस्फाइलेट होगा तो ये एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये क्या करता है, CDC25C को क्या करता है, फॉस्फाइलेट करता है। CDC25 फॉस्फाइलेट होगा तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है। तो नॉर्मली अगर हम CDC25 की बात करेंगे किस में, एक्टिवेट फॉर्म में, जब ये एक्टिवेट होता है CDC25 तो ये CDK1 को एक्टिवेट करता है। जब CDK1 एक्टिवेट होता है तो CDK1 मेनली कौन से फेज का वो है, दैट इज द G2 फेज, ठीक है। G2 फेज या G2M फेज जो साइक्लिन है उसका क्या है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर CDK1 फॉस्फाइलेट होगा, ठीक है, जब ये एक्टिवेट होगा तो ये सेल साइकिल को G2 से M फेज में लेके जाएगा, ठीक है। बट जब ये इनएक्टिवेट होगा, ठीक है, जब इनएक्टिवेट होगा तो CDC25 इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये CDK1 को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट एक्टिवेट CDK1 व्हेन इट, जब ये CDK1 को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा तो CDK1 एक्टिवेट नहीं होगा तो वो सेल साइकिल को G2 से M फेज में प्रोग्रेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो सेल साइकिल है इट विल अरेस्ट इन G2 फेज, ठीक है, इट विल अरेस्ट इन G2 फेज, ठीक है। तो सेल साइकिल G2 फेज में अरेस्ट हो जाएगा। तो आप लास्ट लेक्चर एक बार पढ़ लेना कि CDC25 का रोल क्या है, ठीक है। जब आप इसका रोल आपको पता चल जाएगा तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जब तक आप लास्ट लेक्चर को देखोगे नहीं तब तक आपको ये समझ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे थोड़ा सा इसको जूम आउट करके तो यू कैन सी दैट जब डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक होगा या अनरेप्लिकेटेड DNA होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड निक और अनरेप्लिकेटेड DNA, तो जो ATM और ATR है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ATM को मेनली एक्टिवेट कौन करता है, तो वहाँ पे और कुछ प्रोटीन से वो ATM को उस DNA डैमेज पॉइंट तक रिक्रूट करता है, दैट इज़ द, उसको बोलते हैं mRNA कम्प्लेक्स, ठीक है। mRNA कम्प्लेक्स में आपके 3 प्रोटीन्स आते हैं, दैट इज़ द MRE11, RAD50 और NBS1, ठीक है। और इसको यीस्ट में कहा जाता है ZRS2, ठीक है। सो ये जो 3 प्रोटीन्स है जिसको हम mRNA कम्प्लेक्स कहते हैं वो ATM को वहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक के पास रिक्रूट करते हैं, ठीक है। और वैसे ही ATR को रिक्रूट कौन करता है, ATR को रिक्रूट करता है ATR प्रोटीन है, ठीक है, इंटरेक्टेड प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं, एट्रिप, ठीक है, ATRIP, ठीक है, एट्रिप। और ये एट्रिप और ATR क्या करते हैं, एट्रिप और ATR दोनों कंबाइन होके जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होगा, अब यहाँ पे एक निक होगा या हम ऐसी बात करेंगे जहाँ पे अनरेप्लिकेटेड DNA होगा तो वहाँ पे मेनली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आके बाइंड हो जाते हैं। अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे RPA होता है, दैट इज़ द रेप्लिकेशन प्रोटीन A। तो वो रेप्लिकेशन प्रोटीन A के साथ बाइंड होता है कौन, ATR एट्रिप ATRIP, ठीक है। ये दोनों कम्प्लेक्स फॉर्म करके उस RPA दैट इज़ द रेप्लिकेशन प्रोटीन A, ठीक है, ये दोनों मेनली जो RPA है वो कहाँ पे होता है, वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है वहाँ पे होता है, या जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा होगा सिंगल स्ट्रैंडेड तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये ATR ATRIP दोनों डिटेक्ट करते हैं किसको, RPA को, देन वहाँ पे आके वो ATR का रिक्रूटमेंट करता है। जब ATR वहाँ पे रिक्रूट हो जाएगा देन दिस ATR विल गेट्स एक्टिवेटेड, देन दिस ATR फर्दर फॉस्फोराइलेट द CHK1 देन गेट्स फॉस्फाइलेटेड एंड एक्टिवेटेड। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे तो इनका टारगेट जो प्रोटीन है दैट इज़ द CDC25A एंड CDC25C फॉस्फेटेज, ये दोनों फॉस्फेटेज हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनका ये फॉस्फाइलेशन कर देते हैं। जब CDC25 का फॉस्फाइलेशन होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों इनएक्टिवेट हो जाएंगे
तो इनका जो टारगेट प्रोटीन है, नॉर्मली जब एक्टिव फॉर्म में रहते हैं तो ये 2 और प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करते थे या उनको एक्टिवेट कर देते थे, दैट इज़ द CDK2 और CDK1, ठीक है। तो ये जो CDC25 और CDC25C है, इन दोनों प्रोटीन्स में से, इन दोनों काइनेज में से फॉस्फेट ग्रुप हटाते थे, ग्रुप अमाइनो एसिड नंबर 14 और 15 से, और इनको एक्टिवेट करते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये खुद इनएक्टिवेट हो गए तो ये इनको डीफॉस्फाइलेट नहीं कर पाते और इनको एक्टिवेट नहीं कर पाते। सो दीज टू प्रोटीन्स कैन नॉट गेट्स एक्टिवेटेड। जब ये दोनों एक्टिवेट नहीं होंगे तो ये जो हमें पता है, ये CDK1 और CDK2 का जो मेन रोल कहाँ पे रहता है, दैट इज़ एक का G1 फेज़ और S फेज़ में और दूसरा का G2 फेज़ में, ठीक है। जब ये दोनों एक्टिवेट नहीं होंगे तो जो सेल साइकिल है वो अरेस्ट हो जाएगा, या तो S फेज़ में, या तो G1 फेज़ में, या तो G2 फेज़ में। इस तरीके से क्या होता है, जो चेक पॉइंट्स है वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि अगर कोई DNA डैमेज वहाँ पे हुआ हो तो वो सेल साइकिल उसी फेज़ में अरेस्ट हो जाए, ठीक है। अरेस्ट होने के बाद वहाँ पे और प्रोटीन्स रिक्रूट हो जाते हैं जो क्या करते हैं, उन DNA डैमेजेस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसका रिपेयर करते हैं। रिपेयर जब हो जाएगा तभी वो सेल साइकिल फिर आगे नेक्स्ट फेज़ में एंटर होगा। अगर वहाँ पे उन चीज़ों का, उस DNA डैमेज का रिपेयर नहीं हुआ तो दिस सेल विल गोज़ टू एपोप्टोसिस, ठीक है, अंडरगोज़ एपोप्टोसिस। तो वो एपोप्टोसिस की तरफ चला जाएगा, दैट इज़ द प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। तो उस सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, अगर वहाँ पे DNA रिपेयर टाइम पे रिपेयर नहीं हुआ तो, ठीक है। देन ये तो हुआ एक, जिसके थ्रू जो ये सेल साइकिल जो चेक पॉइंट है, ठीक है, DNA डैमेज चेक पॉइंट है, वो इंश्योर करता है कि जो डैमेज है वो रिपेयर हो जाए और जो सेल है वो एक फेज़ से दूसरे फेज़ में एंटर ना हो। वहाँ पे दूसरा और एक मैकेनिज़्म में है जिसके थ्रू क्या होता है, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर फेज़ में, ठीक है, अगर वहाँ पे DNA डैमेज होगा, ठीक है। तो वो है, दैट इज़ द सेकेंड वहाँ पे करता है, दैट इज़ द P53, ठीक है। P53 इट्स अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। अगर हम पहले की बात करेंगे, दैट इज़ द ATR और ATM। अगर ATM में कोई म्यूटेशन आ गया तो उस बंदे में या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एक टाइप का डिसऑर्डर देखने को मिलता है, दैट इज़ द एटेक्सिया टेलेंगियंसिस, ठीक है। और अगर ATR में कोई म्यूटेशन आ गया तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आपको एक सिंड्रोम डिसऑर्डर देखने को मिलता है, दैट इज़ द सिकल सिंड्रोम, ठीक है। तो सिकल सिंड्रोम में क्या रहता है, मेंटल रिटार्डेशन रहता है, माइक्रोसेफेली रहता है। तो ये कुछ उसके क्लिनिकल वो है, मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है। सो इनका भी म्यूटेशन नहीं होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें म्यूटेशन हो गया तो वहाँ पे कैंसर सेल्स डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। वैसे ही अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द ट्यूमर सप्रेसर जीन, दैट इज़ द P53। तो P53 एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होता है, सेल साइकिल अरेस्ट वहाँ पे होता है। सो इट इज़ एन अनदर मैकेनिज्म थ्रू विच द सेल साइकिल गेट्स अरेस्टेड, ठीक है। तो जो G1 चेक पॉइंट है या G1 चेक पॉइंट है, उसमें और एक मैकेनिज़म्स के थ्रू भी जो सेल साइकिल है वो अरेस्ट होता है। तो वो मैकेनिज़्म है यही P53 का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और एक एडिशनल प्रोटीन है यही P53, इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। इसको फॉस्फोराइलेट कौन करता है, ATM और CHK2। जब डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होगा तो वहाँ पे ATM एक्टिवेट होंगे। अभी हमने जो डिस्कस किया था, ATM गेट्स एक्टिवेटेड। जब ATM एक्टिवेट होगा तो दिस ATM विल एक्टिवेट्स, एक तो वो CHK2 को एक्टिवेट करता है, हमें पता है, ठीक है। साथ साथ में इट विल एक्टिवेट्स द P53 प्रोटीन, ठीक है। ये इसको एक्टिवेट करता है कैसे, या सिंपली हम बोल सकते हैं दिस ATM विल फॉस्फोराइलेट दिस P53, और ये CHK2 है वो भी इस P53 को फॉस्फोराइलेट करता है। तो दो डिफरेंट जगहों पे क्या होता है, इसका P53 का फॉस्फोराइलेशन होता है। तो नॉर्मली P53 जब अंडर फॉस्फोराइलेटेड होगा, मींस जब इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा इस प्रोटीन का, इस ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन का, तो उस टाइम पे ये P53 क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है,
ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है एंड फाइनली इट डिग्रेड्स, ठीक है, अंडरगोज डिग्रेडेशन, तो इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। बट जब इसका फॉस्फोराइलेशन होगा तो its stability will gets increase, it gets stable, and it will act bind to the act as a ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वो एक्ट करता है, ठीक है, कहाँ पे जाके, डीएनए पे जाके, एंड इट विल ट्रांसक्राइब अ जीन that is P21 gene and forms ट्रांसक्रिप्शन ऑफ P21 mRNA। तो ये क्या करता है, जो ये P53 है, तो जो अगर इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ तो वो अनस्टेबल रह जाता है और डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। जब इसका फॉस्फोराइलेशन होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, एंड दिस P53 प्रोटीन फिर जब स्टेबल होगा तो इट एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड कॉजेज द इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ a particular gene that is the P21 mRNA। एंड हमने लास्ट उसमें पढ़ा था P21 इज अ CDK इनहिबिटर, ठीक है, विच बिलोंग्स टू द किप फैमिली। विच फैमिली, अब एक बार रिकॉल कर लेना, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। तो P21 इज अ प्रोटीन विच बिलोंग्स टू द किप फैमिली, इट्स अ इनहिबिटर प्रोटीन। तो जब इसका क्या होगा, इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे P21 mRNA से क्या बनता है, P21 प्रोटीन फॉर्म होता है, P21 प्रोटीन विच इज़ ए CDK इनहिबिटर, ठीक है, क्या है वो, CDK इनहिबिटर है। सो P21 goes and binds to CDK2 and साइक्लिन E कम्प्लेक्स। तो ये P21 जाके इस कम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो जाता है एंड कॉजेज द इनएक्टिवेशन। तो ये जो CDK साइक्लिन E जो G1 का साइक्लिन है, इसका इनएक्टिवेशन कर देता है, जिसके वजह से सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है, किसमें, G1 फेस में, ठीक है। सो G1 द सेल साइकिल विल गॉट अरेस्टेड इन G1। तो हम सिंपली बोल सकते हैं, जब यहाँ पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक होगा तो ATM एक्टिवेट होगा, जब ATM एक्टिवेट होगा तो दिस ATM विल एक्टिवेट्स CHK2 फॉस्फोराइलेट दिस CHK2, या हम सिंपली बोल सकते हैं CHK2 को एक्टिवेट कर देगा बाय फॉस्फोराइलेटिंग इट, एंड साथ साथ में वो P53 को भी फॉस्फोराइलेट कर देता है, ठीक है। जब ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये P53 एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, किसकी तरह वो एक्ट करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। देन उसके बाद जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा, देन इट विल फॉस्फोराइलेट द इट कॉजेज द इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन दैट इज़ द P21। जब इसका इंक्रीज एक्सप्रेशन होगा तो P21 mRNA वहाँ फॉर्म होंगे, जब mRNA से फिर वो P21 प्रोटीन फॉर्म करेगा, तो P21 प्रोटीन इज़ अ CDK इनहिबिटर विच बिलोंग्स टू CIP-KIP फैमिली, ठीक है। देन P21 क्या करता है, वो बाइंड होता है अपने CDK के साथ, दैट CDK इज CDK2, ठीक है, द कम्प्लेक्स ऑफ CDK2 एंड साइक्लिन E विच वर्क्स इन द G1 फेज, ठीक है। तो इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा, जब ये इसके साथ बाइंड होगा तो ये P21 इसको इस CDK2 को इनएक्टिवेट कर देगा। जब ये इनएक्टिवेट होगा तो जो सेल साइकिल है वो G1 फेज से आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा और G1 फेज में अरेस्ट हो जाएगा। तो इन दो तरीक़ों से जो DNA डैमेज चेक पॉइंट है वो चेक करता है कि सेल वहाँ पे DNA डैमेज है कि नहीं है। अगर DNA डैमेज होगा तो सेल साइकिल वहाँ पे रुक जाएगा, अगर DNA डैमेज नहीं होगा तो देन the cycle will goes and the cell will progress from one phase to another phase।